एनल फिशर में कब और क्यों इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाकांत। दोस्तों, अगर हम लोग एक डॉक्टर के हिसाब से देखें तो एनल फिशर बहुत ही इजी प्रॉब्लम होती है डॉक्टर के लिए। एनल फिशर के ज़्यादातर केसेस हम लोग ऑयलिंग है, सिड्स बाथ है, हल्के से स्टूल सॉफ्टनर है या कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होती हैं और कुछ एंटासिड्स वगैरह दे के या कुछ लोकल एप्लीकेशन और दे के हम लोग आराम से इसको ठीक कर लेते हैं। जबकि हम लोग अगर पेशेंट्स के हिसाब से देखें तो पेशेंट हमारे पास बहुत ही ज़्यादा पेन में आता है, सीवियर पेन में आता है और बहुत ही डिस्कम्फर्ट में आता है। जबकि हम लोग इसको बहुत ही आसानी से ठीक भी कर लेते हैं। लेकिन कब और किस तरह के एनल फिशर्स में हमें इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है। हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए और अपने पेशेंट्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूर बोलना चाहिए। दोस्तों, अगर हम लोग देखें तो जो फिशर होते हैं ज़्यादातर हम लोग उसको एंटीरियर या पोस्टीरियर मतलब 12 ओ क्लॉक या 6 ओ क्लॉक पे ही ज़्यादातर देखते हैं। लेकिन अगर किसी भी पेशेंट्स को हमें लैटरल साइड में फिशर दिखाई पड़ रहे हैं या हम लोगों को लग रहा है उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस होगी या ट्यूबरकुलोसिस है या कोई और अंडरलाइंग डिजीज़ अगर हम लोगों को लग रही है, तो हमें अपने पेशेंट को ज़रूर बोलना चाहिए कि उसको इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाना चाहिए। या किसी को भी क्रॉनिक नॉन हीलिंग फिशर हो, काफ़ी टाइम हो गया हो, लेकिन फिशर हील ना कर रहा हो, कुछ हमें ऐसा लग रहा हो कि कुछ अंडरलाइंग पैथोलॉजी शायद चल रही हो अंदर। कई बार एसोसिएटेड कुछ डिजीज़ेज़ हैं, जैसे पस डिस्चार्ज आ रहा हो या बहुत ही एब्नॉर्मल या असामान्य रूप से बहुत ही सीवियर पेन हो रहा हो। किसी भी तरह से हम लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं जो कंज़र्वेटिव, उससे उसको आराम ना मिल रहा हो, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी ले रहा हो और जितने भी उपाय हम लोग करते हैं सारे करके भी उसको आराम ना मिल रहा हो और ये पेन असामान्य रूप से बढ़ता जा रहा हो, तब हम लोगों को अपने पेशेंट को ज़रूर इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलना चाहिए। अ, कुछ ऐसे रेड फ्लैग साइन होते हैं या ऐसे खतरे के संकेत होते हैं जब हम लोग को लगता है कि हाँ, पेशेंट ज़रूर इन्वेस्टिगेशन कराए। जैसे किसी को अनएक्सप्लेन्ड अगर वेट लॉस हो रहा हो, अगर उसकी बॉवेल हैबिट बहुत बदल रही है, बहुत कई बार वो मोशन के लिए जाता है या कई के दिन तक नहीं जा रहा है, या मल में हम लोग को ब्लड दिख रहा है या म्यूकस के साथ अगर हम लोग को ब्लड दिख रहा है, अगर उसके फैमिली हिस्ट्री है कोलोरेक्टल कैंसर की या और किसी कैंसर की, तब भी हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूर जाना चाहिए। या हम लोग को अगर लग रहा है पेशेंट में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की कोई कंप्लेन हम लोग को अंडरलाइंग पार्ट में दिख रही है, तो हम लोगों को अपने पेशेंट को ज़रूर इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलना चाहिए। और अगर पेशेंट को क्लिनिकली एग्जामिन करने पे मल्टीपल कट्स हम लोग को दिखाई पड़े, तब भी हम अपने पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूर बोलें। अब हम लोग को किस तरह के इन्वेस्टिगेशन इसमें कराने चाहिए, जो किसी भी पेशेंट पे हम सारे इन्वेस्टिगेशन तो नहीं करा सकते हैं, लेकिन कहाँ पे क्लिनिकली किस तरह का इन्वेस्टिगेशन हम लोग कराना बहुत परफेक्ट रहता है। जैसे हम लोग देखते हैं एंडोस्कोपी एक बहुत अच्छा और बहुत ही कॉम्पिटेबल इन्वेस्टिगेशन का टूल है। लेकिन इसमें हम लोग एनल कैनाल में सीधा एग्जामिनेशन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हम लोग अंदर नहीं जाते हैं। अंदर अगर कोई पैथोलॉजी पड़ी है तो हमको नहीं पता चलेगी। अगर डॉक्टर को क्लिनिकली एग्जामिनेशन करने पे लग रहा है कि एंडोस्कोपी परफेक्ट है, तो वो एंडोस्कोपी के लिए पेशेंट को बोल सकते हैं। अ, कई बार हम लोग सिग्माइडोस्कोपी भी करा सकते हैं, जहाँ पे हम लोग लग रहा है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है या प्रोक्टाइटिस है या हम लोग को पॉलिप का एक पॉसिबिलिटी लग रही है, या हम लोग को कोई मैलिग्नेंसी लग रही है, कोई ट्यूमर लग रहा है, या हम लोग को डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करने पे कुछ एब्नॉर्मल फिंगर में ऐसा फील हो रहा है कि हमें लग रहा है कि इसको सिग्माइडोस्कोपी ही इसके लिए बेस्ट है। तब हम लोग को सिर्फ सिग्माइडोस्कोपी करानी चाहिए। या कई बार ऐसी अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग हो जो हम लोग को बाहर से देख के समझ ना आ रही हो। हाँ, प्रोक्टोस्कोपी हम लोग बहुत बार फिशर के केस में अवॉइड करते हैं और अवॉइड करनी भी चाहिए, क्योंकि प्रोक्टोस्कोप एक का जो डायमीटर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। और जब भी हम लोग प्रोक्टोस्कोपी करने की कोशिश करते हैं तो अगर पेशेंट का जो भी फिशर है वो और ज़्यादा बड़ा और गहरा हो जाता है, तो प्रोक्टोस्कोपी से हमको बचना चाहिए। बाकी टूल्स और टेक्निक हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि एनोस्कोपी हम लोग करवा सकते हैं, सिग्माइडोस्कोपी के इंडिकेशन हम लोगों ने बताए। कोलोनोस्कोपी भी हम लोग करा सकते हैं अगर
पेशेंट की एज 40 से 50 के साथ में पास है और उसका वेट लॉस हो रहा है और उसको भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है किसी भी मेडिसिन के यूज़ करने के बाद भी। या उसको और हम लोग एक डॉक्टर में एक जो सेंस होता है उसके हिसाब से अगर उसको लग रहा है कि नहीं हमें कोलोनोस्कोपी फुल लेंथ कोलोनोस्कोपी ही करानी चाहिए, या हम लोग को जो कई बार अगर ब्लीडिंग हो रही है वो ब्लैक दिख रही है, तब भी हम लोग कोलोनोस्कोपी को एक इन्वेस्टिगेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी कई बार हम लोग को बहुत एक चीज़ों को समझने में मदद करते हैं, जिसमें हम लोग सीबीसी करा सकते हैं, ईएसआर करा सकते हैं, वीडीआरएल करा सकते हैं, या जो वायरल मार्कर होते हैं, एचआईवी है, एचबीएसएजी है, या हेपेटाइटिस सी के लिए एचसीवी जो हम लोग कराते हैं, ये हम लोग करा सकते हैं। स्टूल का भी एक इन्वेस्टिगेशन हम लोग करा सकते हैं अगर पेशेंट को बार-बार रिकरेंट डायरिया हो रहा है, या अगर हम लोग ऑकल्ट ब्लड देखना चाहते हैं स्टूल में कि पेशेंट को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई पैरासिटिक इन्फेस्टेशन तो नहीं है, तब हम लोग इसी के साथ में स्टूल का भी इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। और अगर हम लोगों को फिशर के जो बॉर्डर हैं वो बिल्कुल एब्नॉर्मल लग रहे हैं, हम लोग को लग रहा है कि यहाँ पे जो ग्रोथ है ये जो हमारा फिशर बेड है, या अंदर जो पॉलिप है, या जो हम लोग हाइपरट्रॉफिक एनल पेपिला अंदर देख पा रहे हैं, शायद वो कहीं कोई कैंसरस ग्रोथ तो नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग बायोप्सी भी करा सकते हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, जब भी हम लोग किसी को सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी के लिए भेजते हैं, तो जो लोग भी स्कोपी करते हैं, जो डॉक्टर करते हैं, अगर उनको ज़रा-सा भी ऐसा लगता है कि ये पार्ट हम लोगों को बायोप्सी के लिए भेजना चाहिए, तो वो सेम टाइम में उसकी बायोप्सी भेज देते हैं। ताकि क्योंकि बार-बार ये इन्वेस्टिगेशन कराना पॉसिबल नहीं होता है, और एक डॉक्टर जो भी कर रहा है, वो सबसे बेहतर डिसीज़न ले सकता है। तो वो उसी टाइम में बायोप्सी का पिंच निकाल देते हैं और उस पीस को हम लोग बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देते हैं। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन हम लोग अपने क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन से, जो हम लोग पेशेंट के साथ में चीज़ों को असेस करते हैं, या कई बार एक कहते नहीं है कि डॉक्टर में एक सिक्स्थ सेंस भी होती है, उसके आधार पे हम लोग पेशेंट की करा सकते हैं। बस किसी भी पेशेंट को हम जो भी ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कोई फिशर के पेशेंट को अगर हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, अगर वो 1 या 2 हफ्ते से ज़्यादा ट्रीटमेंट को अनरिस्पॉन्सिव है, तो पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन की तरफ हम लोग को ज़रूर जाना चाहिए, या अगर हमें चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो हम पेशेंट को फर्दर सेकंड ओपिनियन के लिए भी भेज सकते हैं। तो पेशेंट के साथ थोड़ा-सा फ्रेंडली रहिए, बहुत ज़्यादा हम लोग को उसमें अपने ट्रीटमेंट को बदलने की बहुत ज़रूरत नहीं होती है। कई बार हम लोग अपनी प्रैक्टिस के साथ में चीज़ों को इतना बेहतर सीख जाते हैं कि आप एक बार ही ट्रीटमेंट लिखते होंगे और पेशेंट बिल्कुल उसमें ही ठीक हो जाता होगा। तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा बार-बार हम लोग ट्रीटमेंट ना बदल के देखें, बल्कि हम लोग इन्वेस्टिगेशन करा के देखें कि ऐसा तो नहीं कोई अंडरलाइंग डिज़ीज़ पड़ी हुई है और हम उसको इग्नोर कर रहे हैं।